सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए असाइनमेंट नंबर 1 भौतिकी के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद केवल आंसर्स को लिखना नहीं होगा, बल्कि उन आंसर्स को बहुत डीपली, बहुत गहराई के साथ समझना भी होगा। और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल पीडीएफ के लिए आए हैं, मीन्स केवल आंसर के लिए आए हैं, तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो बच्चे आंसर्स को समझना चाहते हैं, जिनकी रुचि है आंसर्स को समझने में, वो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, बोर्ड ने आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे हैं और आपको उनका आंसर्स बहुत अच्छे से, बहुत सुंदरता पूर्वक कैसे लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ें। और ये है पहला सवाल। पहले सवाल में 2 सवाल हैं, जिसमें कि पहले में पहला है अ और सेकंड होगा वो ब है। अ सीधारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया है। इसके विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हम लोगों को संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि संधारित्र में ऊर्जा आता कहाँ से है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए एक संधारित्र की 2 समानांतर प्लेटें, नाम अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, Mn, और इसका संबंध आप कर लीजिए एक बैटरी से। तो देखिए बच्चे, क्या होता है कि इस संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है बच्चे? तो परिभाषा मैं यहां लिख देता हूं कि संधारित्र को आवेशित करने में, संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि संधारित्र में ऊर्जा आता कहाँ से है, तो आपका जवाब होगा कि जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं, और आवेशित करने के लिए काम करना पड़ेगा, वो काम हम नहीं करेंगे, वो काम बैटरी करेगा। तो संधारित्र को आवेशित करने के लिए बैटरी जो काम करता है, वही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और अब देखिए बच्चे, ये संधारित्र के आवेशन की जो प्रक्रिया है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। हम 2 चीजें समझेंगे, एक वास्तविक प्रक्रिया क्या है और हम कैसे मान के चलते हैं, हम क्या मान सकते हैं, उसको हम चलेंगे, उसको भी हमको समझना है। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो बैटरी है, इस समानांतर प्लेट संधारित्र के एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच के उन इलेक्ट्रॉनों को दूसरे प्लेट पे पहुंचाता है, यानी काम करता है, माल ढुलाई का काम करता है। एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन ढुलाई का काम कर रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींचकर कहां पहुंचाएगा बच्चे? दूसरे प्लेट पे पहुंचाएगा। एक्चुअल प्रक्रिया यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं जो मुक्त होते हैं, जो इधर उधर कहीं घूम सकते हैं, आजाद हैं, हो आवारा हूं मैं, वो इलेक्ट्रॉन का कहना है, मैं नहीं, मैं तो अच्छा आदमी हूं। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बैटरी? यहां से खींचकर यहां पहुंचाएगा, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से यहां पे बनेगा धन आवेश, और ये इलेक्ट्रॉन ले जाके कहां जमा किए जा रहे हैं? दूसरे प्लेट पर, यानी यहां पे बनता जाएगा ऋण आवेश। तो अब आप भी अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं कि जब हम इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां पहुंचा रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं ना कि हम धन आवेश को, उतने ही धन आवेश को
इस प्लेट से यहाँ पहुँचा रहे हैं। जब हम धन आवेश को यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे तो यहाँ ऋण आवेश बनता जाएगा और यहाँ पे धन आवेश बनता जाएगा। तो संधारित्र के आवेशन की जो प्रक्रिया है उसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचाया जाता है। और अब देखिए, जैसे कि आपके थाली में खाना है तो क्या आप पूरे थाली के खाना को एक साथ खा लेंगे? नहीं, उस खाने को आप कौर बाई कौर खाएंगे, एक एक करके खाएंगे। वैसे ही यहाँ पर आवेशों का स्थानांतरण एक ही बार में नहीं हो जाता। ये नहीं कि पूरे के पूरे आवेश को एक बार में यहाँ से यहाँ पहुँचा दीजिए। ये M प्लेट है, ये N प्लेट है। यहाँ पर आवेश को छोटे छोटे भागों में पहुँचाया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि dq आवेश को यहाँ से यहाँ पहुँचाया जा रहा है और आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ता है वही तो उस संधारित्र में संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मान लीजिए कि आवेश स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है और बहुत ही अत्यंत अल्प आवेश dq को यहाँ से यहाँ पहुँचाया जा रहा है, जैसे कि इस संधारित्र का विभव माना किसी क्षण संधारित्र का विभव v हो जाता है। अब आवेश पहुंचाते जाएंगे, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता जाएगा। आप इसको विभवांतर ही बोल सकते हैं। संधारित्र के सिरों, संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभव v हो जाता है। और आपको पहले ही बता दिया है सवाल में कि इसकी धारिता कितनी है बच्चे? धारिता C है। संधारित्र की धारिता C है। तो आपको फॉर्मूला तो मालूम है, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है Q बटे C। V बराबर Q बटे C, जहां पे V जो है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है, Q अभी तक का स्थानांतरित किया गया आवेश है, अभी तक का स्थानांतरित किया गया आवेश है, और C उस संधारित्र की धारिता है। और अब हम इसके बाद Q आवेश के बाद और एक अत्यंत अल्प आवेश dq फिर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, dq आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य। हम बात कर रहे हैं अल्प आवेश को यहां से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे, कार्य का फॉर्मूला यहाँ पे आप बल इंटू दूरी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम जानते हैं कि V बराबर होता है W बटे Q, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम अत्यंत अल्प आवेश को स्थानांतरित कर रहे हैं, तो काम भी हमको अल्प करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम, थोड़े से आवेश को यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो काम भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, dW। और इसका विभव तो अभी V है, और कितने आवेश को पहुँचा रहे हैं? dQ को। V का मान यहाँ से रख दिया जाएगा। समीकरण 1 से V का मान रखने पर dW बराबर Q बाई C dQ। और अब हम निकाल लेंगे पूरा आवेश। पहले आवेश 0 है, 0 से पूरा आवेश Q पहुंचाने में, 0 से पूरे के पूरे Q आवेश को पहुंचाने में किया गया कुल कार्य। पूरे आवेश या संपूर्ण लिखते हैं, संपूर्ण अच्छा लगता है। संपूर्ण आवेश के स्थानांतरण में किया गया कुल कार्य। तो कुल निकालना है तो हम समाकलन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है? 0 से Q ले जाना है, और यहाँ पर हमको मिल गया Q बाई सी dQ। ठीक है बच्चे,
तो यहाँ देखिए W बराबर C तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चे, एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ गया है, 0 से Q है और Q बच गया है, डी क्यू है, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/c ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से Q जाना है। अब कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको कुल काम मिल जाएगा 1/2 और यहाँ से आपको मिल जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से C, अच्छा 2 को भी कॉमन निकाल ही लो, 1/2 को भी कॉमन निकाल लीजिए तो 1/2c हो जाएगा। Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर है तो 0 ही हो जाएगा बच्चे। तो ये आपको मिल जाएगा W बराबर आपको मिल जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। W बराबर हो गया 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। और अब देखिए हम इस फॉर्मूले को और भी भांति भांति प्रकार से लिख सकते हैं, और यही है ना किया गया काम, पूरे के पूरे आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कुल काम यही है, यानी यही है स्थितिज ऊर्जा। U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। और अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q बराबर CV होता है, तो यहाँ से U बराबर हो जाएगा 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, कैंसल हो गया, तो मिल गया U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये भी है स्थितिज ऊर्जा, ये है, ये भी है, ये भी है। W इज इक्वल टू W, जो काम आप करते हैं वही काम तो उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, और इसका एक फॉर्मूला ये भी मिल जाएगा 1/2 Q इंटू V। एक फॉर्मूला मिल जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ज़्यादा प्रचलित यही है बच्चे, लेकिन फॉर्मूला ये भी सही है 1/2 Q इंटू V 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये है संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q इंटू V और 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। और इसी में सेकंड क्वेश्चन है, देख लो, संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है बच्चे, चलो देखते हैं किन दो बातों पर निर्भर करेगी। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करेगी, चलिए देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं हम आपके लिए, ये ऐसा। तो देखो कैसे हम बताएंगे कि किस पे निर्भर करेगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये एक मिनट, मैंने ये यहाँ पे नहीं लिखा है, ये है अ, पहले का अ है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले के ब की, पहले के ब की। ठीक है बच्चे, तो हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है तो, अगर कोई अन्य माध्यम है तो फिर आप क्या करेंगे, इस K से इंटू भी करेंगे। और K क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम होता है, जो परावैद्युत माध्यम है, उसका है परावैद्युतांक कैपिटल K। ठीक है बच्चे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलेंगे। तो इस मामले को से आप बिल्कुल निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो नंबर 1, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानांतर होती है। प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, मैंने समानांतर बोल दिया, सॉरी। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। देख लो यहां से C समानुपाती है A, यानी कि अगर आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है
तो उसमें जो दो प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा आपके संधारित्र की धारिता उतनी ज़्यादा होगी। सी समानुपाती ए है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, तो उस धारिता को प्रभावित करने वाला एक कारक हो गया प्लेटों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता उतना ही ज़्यादा होगा। और नंबर 2 देख लीजिए बच्चे, सी जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके? डी के। और डी क्या है? डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो इसको लिख लेते हैं दोनों प्लेटों, अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को, तो चलिए थोड़ा जगह बना लेते हैं, जगह की कमी पड़ गई है क्योंकि इसके आगे जो है हमारा अगला सवाल आ जाएगा। मैनेज करना होता है ज़िंदगी में, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी दूरी जितना ज़्यादा होगा, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर डी ज़्यादा हो गया तो सी कम हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी संधारित्र की धारिता उतनी ही कम होगी, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी संधारित्र की धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे 2 कारक लिख रखे हैं क्योंकि सवाल में केवल 2 ही कारक बोला है, हालांकि ये के भी देखिए प्रभावित करता है। सी जो है वो समानुपाती है के के। दोनों प्लेटों के बीच में जो आप माध्यम यूज करेंगे उस माध्यम का परावर्तुतांक कितना है। अगर आप ज़्यादा परावर्तुतांक का माध्यम रखते हैं तो धारिता बढ़ जाएगी, अगर कम परावर्तुतांक का माध्यम रखते हैं तो धारिता कम मिलेगी। क्लियर है बच्चे? तो इस सवाल में हमने 2 चीज़ें करी हैं। एक तो गलती मेरे से हो गई कि मैंने जगह थोड़ा सा व्यर्थ गंवा दिया, जिससे मुझे बाद में एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन काम चल गया बच्चे। देखिए हमको निकालना है ऊर्जा के लिए व्यंजक, और ये ऊर्जा के लिए हमने व्यंजक प्राप्त कर रखा है। एक मिला है आपको ऐसा कुछ 1/2 CV², एक मिलेगा 1/2 Q × V, और एक मिला है 1/2 Q² C। 1/2 CV², 1/2 Q × V, 1/2 Q² C। क्लियर है बच्चे? और ये रहा उसका व्यंजक, और ये है कि धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। और अब चलिए देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 क्या होता है? 2 समविभवी तल के 2 गुणों को लिखिए। पहली बात तो ये कि ये समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा तल जिसके हर बिंदु का विभव समान है। और अब बात करते हैं इसके गुणों की। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है। समविभव पृष्ठ है एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु का विभव समान है, तो विभव समान मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। याद रखिएगा, अगर आपके पास एक समविभव पृष्ठ है तो उस समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच कितने का कोण होता है, तो याद रखिए विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि अगर 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट देंगे तो कटान बिंदु पर 2 विभव हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़े, समझते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। बहुत ही आसान है। अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक +Q आवेश है, एक -Q आवेश है। तो अच्छा मैंने लिखा ही नहीं +Q -Q, ये +Q आवेश है,
एक माइनस क्यू आवेश है, दोनों एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर हैं और इस दूरी को हम 12 से दिखाते हैं। 12 नहीं 2l, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, लेकिन जो जाति है यानी कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो अलग अलग है। एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, परिमाण बराबर है और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। तो ये निर्माण करते हैं एक निकाय का और उस निकाय का हम नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसे 12 से दिखाया जाता है, जिसे हम कहते हैं द्विध्रुव की लंबाई। और यहाँ पे एक चीज आपने और पढ़ा होगा, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12। यह एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और अब देखिए यहाँ पर इसके उदाहरण कुछ देख लीजिए। N2H2O2 ऐसे अणु होते हैं जिनमें धन आवेशों एवं ऋण आवेशों के केंद्र संपाती होते हैं। N2H2O2 में जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश भी है, तो ये संपाती है। संपाती यानी कि एक के ऊपर एक है। ऐसे अणुओं को अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलार अणु कहते हैं। अध्रुवीय देखिएगा, अगर पूरा का पूरा धन आवेश और पूरा का पूरा ऋण आवेश एक दूसरे के ऊपर संपाती है तो ऐसे अणुओं को हम कहते हैं अध्रुवीय अणु यानी कि नॉन पोलर। जब ऐसे अणुओं को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो दोनों आवेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा सा विस्थापित होकर वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। लेकिन पहले कोइंसाइड होंगे, पहले संपाती होंगे, लेकिन जब आप इनको एक विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो दोनों थोड़ा सा खिसक जाएंगे और तब हम कहते हैं कि क्या हो गया, वहां पर वैद्युत द्विध्रुवण हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी अणु होते हैं बच्चे, जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, NH3 यानी कि अमोनिया हो गया। ऐसे अणु हैं जिनके धन आवेशों के द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं, वो पहले से ही अलग अलग होते हैं। इन अणुओं को ध्रुवीय यानी कि पोलार अणु कहते हैं। ऐसे अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। तो देखिए, जो पोलार हैं, जो ध्रुवीय अणु हैं, वो पहले से ही वैद्युत द्विध्रुव हैं क्योंकि वहां पर एक प्लस आवेश और एक ऋण आवेश, एक नहीं पूरा, देखो प्लस आवेश का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस क्यू कितना भी हो सकता है, माइनस क्यू कितना भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच कुछ दूरी है तो निर्माण करेंगे वैद्युत द्विध्रुव का। लेकिन कुछ ऐसे भी अणु हैं जिसमें कि प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो पहले वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, लेकिन जब आप उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो थोड़े थोड़े विस्थापित हो जाएंगे और फिर वहां पे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि ध्रुवीय अणु है या अध्रुवीय है, तो कहने का तात्पर्य इससे ही होता है। और चलिए अब चलते हैं पढ़ने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का गठन लिखिए और उसके बाद क्या करना है, n आवेशों के असतत वितरण के कारण किसी बिंदु P पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उनके स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग, चलो कर लेते हैं। तो पहले तो समझ लीजिए बच्चे, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत वहां पे लगता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा आवेश होते हैं। अगर केवल 2 आवेश हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उन दोनों के आपस की बात होती है। लेकिन अगर उन दोनों के अलावा और भी लोग वहां पे मौजूद हैं तो सभी जो है एक दूसरे पे बल आरोपित करते हैं। और ऐसे हालात में जब 2 या 2 से ज़्यादा ही है, क्योंकि 2 में तो आप काम चला ही लोगे कूलाम के नियम से, अगर 2 से ज़्यादा आवेश हैं तब उन सभी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पे लगने वाला बल अगर आपको ज्ञात करना है तब आपको लगाना पड़ेगा अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है ये? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल, एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के
बराबर होता है। मतलब ये है कि चलो मान लिया मेरे पास एक आवेश है Q1, एक आवेश Q2 भी है, एक आवेश Q3 भी है, एक आवेश Q4 भी है, और मान लो कि ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, एक आवेश Qn तक जाते हैं, और मुझे पता करना है कि ये सभी आवेश मिलकर इस पहले आवेश पे कुल कितना बल लगा रहे हैं। तो ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा। और याद रखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो इस बात पे आधारित है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। यानी इन दोनों के बीच में पहले जो बल लग रहा था, इनके आ जाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, यानी कि अप्रभावित रहता है। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अभी मैं लिख दूं, इसका गणितीय रूप लिख दूं। अगर आपको पता करना है कि इस पहले आवेश पे कुल कितना बल लग रहा है, तो बच्चे क्या करोगे, सभी आवेशों के बलों का आप सदिश योग निकाल लेंगे। सदिश योग, ठीक है, पहले आवेश पे दूसरे के द्वारा, पहले आवेश पे तीसरे के द्वारा, और वैसे ही पहले आवेश पर nवें के द्वारा। सभी आवेशों के द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों का आप सदिश योग निकालेंगे तो उस आवेश पे लगने वाला कुल बल आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल में यहाँ पर आपके साथ खेल खेला गया है। यहाँ पर बोला है कि बल के लिए नहीं, विद्युत क्षेत्र के लिए आरोपित करिए, विद्युत क्षेत्र के लिए अप्लाई करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अध्यारोपण का सिद्धांत बलों के लिए है वही अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत क्षेत्र के लिए भी है। चलो देखते हैं कैसे है। चलो मान लिया हमने कि यहाँ पे एक बिंदु P है, एक बिंदु P जो सवाल में दिया है, और इस बिंदु P से विभिन्न विभिन्न दूरियों पर बहुत सारे आवेश हैं। तो चलिए हम मान लिया कि R1 दूरी पर है Q1 आवेश, R2 दूरी पर है Q2 आवेश, R3 दूरी पर है बच्चे Q3 आवेश Q3, और R4 दूरी पर है Q4 आवेश, और क्यों ना मैं nवें की बात भी कर लूं, ये है Rn। तो अब आपको पता करना है बच्चे कि इन सभी आवेशों के द्वारा इस बिंदु P पर कुल कितना विद्युत क्षेत्र लगाया जा रहा है। तो इस बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा मेरे बच्चे, इस बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए विद्युत क्षेत्रों के सदिश योगफल के बराबर होगा। यानी कि वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस जहां तक जाना है जाओ। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं E1, वेक्टर E1। तो आपको मालूम है बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सदिश रूप में लिखिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये परिमाण तो हम लिख ही देंगे। Q/r1 ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। ठीक है, इस बिंदु P की दूरी है पहले आवेश से R1 का स्क्वायर। तो अब ये जो विद्युत क्षेत्र होगा किस दिशा में लगेगा भाई या मेरे बच्चे, मेरे बालक, मेरी बालिका, किस दिशा में लगेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो Q1 आवेश इस बिंदु P पे जो बल लगा, जो विद्युत क्षेत्र लगाएगा, इस आवेश को इस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यानी कि ये इधर कहीं लगेगा। दिस विल बी E1 एंड दिस विल बी E2 and this will be E3 and this will be E4 and this will be E5। कहाँ गया बच्चे, E1, E2, E3, E4, E5। अच्छा ये En है तो क्यों ना इसको N ही लिया जाए, इसको N ही लिया जाए। ठीक है, और अब हमको दिशा बताना पड़ेगा E1। तो हम काम ये करेंगे कि इसकी दिशा में एक एकांक सदिश ले लेंगे R1 का कैप।
और ये R1 कैप क्या है बच्चे? R1 कैप जो है इधर से इधर की ओर एकांक सदिश है, इधर से इधर की ओर एकांक सदिश है। वैसे ही आप E2 निकाल लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 का कैप। वैसे ही अप टू सो ऑन जाएंगे, वेक्टर En इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Rn का स्क्वायर, Rn कैप। आपको कैप याद है ना, आपने 11 में पढ़ा है, एकांक सदिश जिसका परिमाण एक होता है, ये बस दिशा बताने के काम आता है। ठीक है, तो जो R1 कैप है उसकी दिशा Q1 से P की ओर है, यानी कि E1 की दिशा में है। या फिर आप ये बोलिए कि E1 जो है वेक्टर E1 वो R1 कैप की दिशा में है, वैसे ही R2 कैप Rn कैप। और अब अगर आपको कुल बल निकालना है तो इन सबका सदिश योग निकाल लीजिए। हम यहीं पे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हमको जगह ज़्यादा दे दी गई है। ठीक है, तो कुल बल क्या हो जाएगा बच्चे? वेक्टर EP इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो सबसे क्या कॉमन आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, कॉमन बाद में निकालेंगे। R1 का स्क्वायर, R1 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 कैप प्लस कहाँ तक जाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Rn का स्क्वायर, Rn कैप। और क्या कॉमन आएगा? Q कॉमन आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और बचा क्या? तो फिर बच गया है यहाँ पर 1/R1 का स्क्वायर, R1 कैप प्लस 1/R2 का स्क्वायर, R2 कैप प्लस वैसे ही बच जाएगा 1/Rn का स्क्वायर, Rn कैप। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, n आवेशों के द्वारा लगाया गया कुल विद्युत क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, सवाल नंबर 4 को। वैद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? सिंपल सा परिभाषा है, देख लीजिए क्या होता है। वैद्युत प्रवृत्ति किसी परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक विमा रहित राशि है जो यह दर्शाती है, देखिए क्या बताना चाहता है, ये क्या दिखाता है? जो यह दर्शाती है कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह पदार्थ कितना अधिक ध्रुवित होगा। ये आपको देखो, ध्रुवित होने का जो तात्पर्य है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा परावैद्युत माध्यम का ध्रुवण। जब हम परावैद्युत माध्यम को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वहाँ पे उसका ध्रुवण होता है, तो उसको आपको अच्छे समझना पड़ेगा। और अगर मैं उसको समझाने गया तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि हम बस परिभाषा की बात करेंगे, तो अभी परिभाषा की बात करिए। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो उसके लिए आप क्लास 12 हिंदी मीडियम के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और उस प्लेलिस्ट में आपको पूरे वीडियोस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं लगता यहाँ पर, टोटली फ्री है वो। आप उस प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है बच्चे, किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत प्रवृत्ति एक विमा रहित राशि है जो यह दर्शाती है कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह पदार्थ कितना अधिक ध्रुवित होगा। वैद्युत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, जितना अधिक होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर वह पदार्थ उतना ही अधिक ध्रुवित होगा। तो ये दिखा रहा है किसी भी परावैद्युत माध्यम के सामर्थ्य को, लेकिन हम परावैद्युत माध्यम के सामर्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं। किस सामर्थ्य को दिखा रहा है? दिखा रहा है कि उसको अगर आप किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो कितना ज़्यादा ध्रुवित होगा। ध्रुवण की माप को दिखाता है वैद्युत प्रवृत्ति। बाह्य विद्युत क्षेत्र और उस पदार्थ के अंदर के विद्युत क्षेत्र का अंतर उतना ही कम होगा। निर्वात की विद्युत प्रवृत्ति शून्य होती है। निर्वात में अगर आप निर्वात को अगर विद्युत क्षेत्र में रख भी देंगे तो वहाँ कोई ध्रुवण नहीं होगा, तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं ध्रुवण होने के लिए। और देखिए बच्चे, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर,
अभी आपने पीछे देखा है कि जब हम परावैद्युत माध्यम को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका ध्रुवण होता है, और ये उसके आगे की बात है। अब हम विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जा रहे हैं, ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाएगी, और एक वक्त आएगा जब परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है। उस अधिकतम विद्युत क्षेत्र को हम कहेंगे उस माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य। विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर कोई परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वायु का जो परावैद्युत सामर्थ्य है वह 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, मात्रा क्या रखिए, वोल्ट पर मीटर होता है। आप शायद भंजन का मतलब नहीं समझे होंगे। देखिए, जब आप परावैद्युत माध्यम को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका ध्रुवण होता है, विद्युत क्षेत्र की माप बढ़ाते हैं, ध्रुवण की मात्रा बढ़ती है। और जब आप विद्युत क्षेत्र के मान को इतना बढ़ा दें कि अब वो परावैद्युत माध्यम बोले अब भाई हमसे ना हो पाएगा, और उस लेवल पर, उस कंडीशन पे, उस स्थिति में हम उस अधिकतम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं जब तक परावैद्युत माध्यम है। उस विद्युत क्षेत्र से ज़्यादा अगर विद्युत क्षेत्र लगा दिया तब वो परावैद्युत माध्यम चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा, अब वो परावैद्युत माध्यम नहीं रहेगा, यानी कि उसमें से होकर फिर विद्युत क्षेत्र का प्रवाह होने लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अधिकतम विद्युत क्षेत्र की जहां तक कोई भी परावैद्युत माध्यम बने रहता है, ठीक है। और उसी अधिकतम विद्युत क्षेत्र को कहते हैं उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य, जहां तक वो अपने आप को संभाल के रख पाया है। चलिए आगे बढ़ें, और ये है इस असाइनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 5, स्थिर वैद्युत संबंधी गॉस के नियम को लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके जो अनुप्रयोग हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन असाइनमेंट में अभी बात किया है कि लिखिए गॉस के प्रमेय को और उसे सिद्ध कीजिए, तो चलो लिख लेते हैं। देखिए गॉस का प्रमेय क्या कहता है। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस का प्रमेय किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करता है। पहली बात तो ये, गॉस का प्रमेय केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है, याद रखिएगा। गॉस का प्रमेय केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है और उस बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। यानी कि ये आवेश और इसमें संबंध दिखाता है। Q तो आवेश है, आपको भी मालूम है, फाई है विद्युत फ्लक्स। तो जो गॉस का प्रमेय है वो ये बताता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है अगर उसके अंदर आवेश Q है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर आवेश Q है, तो वहां से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उसके, अच्छा विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला ऐसा भी है, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ठीक है। अगर आप गॉस के प्रमेय को बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लास 12 के प्लेलिस्ट को आराम से देखिए, आपको पूरा वीडियो सीरीज मिलेगा और आपको मजा आ जाएगा। वेक्टर E डॉट वेक्टर ds Q/ε0 किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण जो फ्लक्स होता है उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सवाल है कि ये क्या है। इसे कहा जाता है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम गॉस के प्रमेय को सिद्ध करते हैं। मान लिया कि मेरे पास एक बंद पृष्ठ है और ये बंद पृष्ठ यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसा, किस आकार का है, जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, अभी तक नहीं बना है ये, नहीं चलो मान लिया कि बन गया। माना O केंद्र
और r त्रिज्या के गोले के केंद्र पर, मैंने दो लाइनों को एक ही में मिला दिया है, के केंद्र पर Q आवेश रखा है। चलो बच्चे, ये रहा इसका केंद्र, ये रहा त्रिज्या r और यहीं पे है Q आवेश, इसका नाम दे दो O। ठीक है बच्चे, तो O केंद्र और r त्रिज्या का एक गोला है, उसके केंद्र पर Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है बच्चे, और एक बंद पृष्ठ, ऑब्वियस सी बात है, गोला जो होता है एक बंद पृष्ठ होता है। पहले हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि हमारा जो गोला है बहुत सारे छोटे 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 अवयवों से मिलकर बना है। माना गोला ds अल्पांशों से मिलकर बना है, अल्पांशों से मिलकर बना है। यानी कि देखिए, आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल में व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक चिटकपड़े होते हैं ना, तो उन सबको आप मिलाओगे तो पूरा फुटबॉल मिल जाएगा। तो उसमें से आप एक ले लो ds, वैसे ही ds से मिलकर पूरा गोला बना है, तो उसमें से एक ds मैं ले रहा हूं, उसमें से एक ds मैं ले रहा हूं। चलिए, ये ले लिया मैं एक ds, और थोड़ा सा अच्छा दिखा देता हूं मैं। ये मत समझिएगा ये पृष्ठ के बाहर है, एक्चुअली में गोला है तो उस साइड भी तो सतह होगा ही ना। तो ये रहा एक ds, इसका क्षेत्रफल है ds। और अब आपको पता होना चाहिए क्षेत्र सदिश क्या होता है। क्षेत्र सदिश जो एक सदिश ही है, ऑब्वियस बात है, नाम है क्षेत्र सदिश, तो सदिश ही है जो हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। तो ये हो जाएगा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ। ये है क्षेत्र सदिश पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ, इसको हम कहेंगे कि ये है वेक्टर ds। ठीक है बच्चे, और अब अगर हम ये मान लें कि जो हमने पृष्ठ लिया है उसके केंद्र पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। एक्चुअली में हमने किया यह है कि और जो गोला है उस गोले पर हमने एक बिंदु P पहले ले लिया है और उस P को घेरे हुए ds की बात करते हैं। ठीक है, माना गोले के सतह पर एक बिंदु P है। तो बच्चे अब बात करते हैं, ये आवेश है, यहां से r दूरी पर बिंदु P है, तो इस आवेश के कारण यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। चलिए निकाल लेते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो फॉर्मूला आपको याद है, E = 1/4πε0 Q/r²। और ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर की तरफ होगा बच्चे, ये विद्युत क्षेत्र होगा त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ। ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। यानी आप देख पाएंगे कि वेक्टर E एंड वेक्टर ds एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं। ठीक है बच्चे, पहले ही बता दे रहा हूं कि वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों एक ही दिशा में हैं। जो वेक्टर ds है वो भी उस पृष्ठ के लंबवत है, और त्रिज्या जो होता है वो गोले के किसी भी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हमेशा लंबवत ही होता है। तो वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों ही लंबवत बाहर की तरफ हैं, यानी कि वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों ही एक ही दिशा में हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो हमने निकाल लिया E का मान, इसको नाम दे देते हैं 1। और पहले हम क्या करेंगे, इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अल्प पृष्ठ जो ds है ना, एक छोटा सा जो पृष्ठ आपने लिया है, पहले पता करिए वहां से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो ये हो जाएगा d phi e बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, यानी कि E ds cos 0
क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच का कोण तो 0 होगा, cos 0 1 होता है। ई का मान मैं बाद में रखूंगा ई का मान बाद में रखूंगा, EDS। तो d फाई ई क्या है बच्चे? d फाई ई है इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। लेकिन हमको तो बात करनी है ना पूरे गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। लिखते हैं, बिजली चमक रही है दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस है तो थोड़ा लगता है। संपूर्ण गोले से गुजरने वाला, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जब हम संपूर्ण गोले की बात करेंगे बच्चे, यानी कि हम पूरे के पूरे बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि संपूर्ण गोले से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इसके लिए आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा फाई ई EDS का समाकलन करेंगे, और ई तो कांस्टेंट है। और ऐसा लगा देने का मतलब है कि हम कर रहे हैं समाकलन एक बंद पृष्ठ के लिए। तो देखो बच्चे यहाँ पे फाई ई का मान हो जाएगा, ई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, DS का समाकलन करिए। ई का मान भी आप रख सकते हो, ई का मान तो हम रखे ही नहीं, पहले ई का मान हमको रख देना चाहिए। रुको 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 रुको, ई का मान हम रख देते हैं, रुक जाइए। ई का मान रख सकते हैं, ई का मान रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² DS। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², हालांकि ये पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², समाकलन हो जाएगा DS का। और जब आप DS का समाकलन करेंगे, कहने का तात्पर्य यह है बच्चे कि जब आप इस पूरे DS को मिलाते जाएंगे तो आपको पूरा गोला ही मिलेगा ना, यानी कि पूरे गोले का पृष्ठ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्या होता है बच्चे? ये होता है 4 पाई r²। तो यहां से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सो फाई ई बराबर आ गया Q/ε0। और यही तो गॉस का प्रमेय है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। यहां पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वेक्टर समाकलन DS क्या होगा बच्चे? समाकलन DS हो जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 1, यानी कि अगस्त मंथ का असाइनमेंट, जिसके आंसर्स हम बात फिजिक्स की कर रहे थे, जिसके आंसर को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है, यानी कि जो आंसर है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने कंटिन्यूअस वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।